Hello everyone, I Dr. Sajja Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering. Today's our topic is round robin CPU scheduling algorithms. तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में आपको दिया रहेगा प्रोसेस नंबर, ये आपको दिया हुआ है प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम। और इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टाइम क्वांटम, कि इसका जो टाइम क्वांटम है वो जितना है उसके हिसाब से हमें प्रोसेस को रन करना रहता है। तो टाइम क्वांटम हमने इसमें लिया हुआ है 2। ठीक है, टाइम क्वांटम आप, तो यहाँ पर हमने टाइम क्वांटम 2 लिया है और इसमें मोड होता है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि आपको जब कोई रनिंग प्रोसेस को टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा तब हम दूसरी प्रोसेस को रन करेंगे और रनिंग प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। इसका मतलब होता है टाइम क्वांटम। तो यहाँ पर अराइवल टाइम दिया हुआ है प्रोसेस, इस क्वेश्चन में प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 0 है और वर्स्ट टाइम 4 है। वर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? वर्स्ट टाइम का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को CPU के द्वारा एग्जीक्यूशन में लगने वाला टाइम। तो इसको हम जब एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसका एक चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट को हम बोलते हैं गैंट चार्ट। तो ये जो गैंट चार्ट ने मैंने नीचे आपको एक ब्लॉक बनाया हुआ है, इसमें मैं इस चार्ट को ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। तो सबसे पहले प्रोसेस अराइव हुई है P1। P1 का अराइवल टाइम क्या है? 0। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा और एक क्यू हम अज्यूम करके रखेंगे। इस क्यू का पर्पज होगा कि जो प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस को हम सबसे पहले इस क्यू में ही रखेंगे। तो जैसे प्रोसेस सबसे पहले कौन सी अराइव हुई? P1। तो मैंने P1 प्रोसेस को इसमें सिलेक्ट किया। तो P1 प्रोसेस मैंने क्यू में रखा और इसको मैंने रन किया। तो इस P1 प्रोसेस को इस गैंट चार्ट में मैं पुटअप करूंगा। तो ये प्रोसेस हो गई P1। अब P1 प्रोसेस को कितना मुझे मैक्सिमम रन कर सकता हूँ? तो वो आपका जो टाइम क्वांटम है, ये जो आपका टाइम क्वांटम दिया हुआ है, वो हर एक प्रोसेस को मैक्सिमम टू यूनिट्स तक ही मैं रन कर सकता हूँ। तो प्रोसेस P1 का वर्स्ट टाइम 4 है, तो इसको मैं 2 यूनिट तक ही रन कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही हमें हर एक प्रोसेस को मैक्सिमम टाइम देना होगा। तो P1 2 यूनिट तक कंप्लीट हुई और P1 अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो P1 का जो वर्स्ट टाइम था 4, तो अब कंप्लीट नहीं हुई है, तो रिमेनिंग कितना टाइम बचेगा? 2 यूनिट्स। तो अब हम ये चेक करेंगे कि 2 यूनिट तक प्रोसेस कौन कौन सी अराइव हो चुकी है। तो यहाँ पर अपन दिख रहा है कि P2 और P3 ये दोनों प्रोसेस, अराइवल टाइम 1 और 2 है, ये दोनों प्रोसेस अराइव हो गई हैं। तो जो प्रोसेस अराइव हुई हैं उन प्रोसेस को मैं सबसे पहले क्यू में पुटअप करूंगा। तो P2 और P3 दोनों प्रोसेस अराइव हो चुकी थी जब आपकी P1 2 यूनिट कंप्लीट कर रही थी और P1 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब मैं प्रोसेस P1 को इस क्यू में इंसर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम इसको 2 यूनिट फिर से रन करना है। तो प्रोसेस P1 को भी मैंने इसी क्यू में रखा। अब नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस को मुझे रन करना है, तो मैं इस क्यू में ही चेक करूंगा कि कौन सी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट होगी, रन हो गई है P1। नेक्स्ट कौन सी होगी रन? P2। तो मैं P2 को इस गैंट चार्ट में लिखूंगा। तो ये प्रोसेस P2 है और P2 का वर्स्ट टाइम मैंने देखा कितना है? 5। तो मैं इसको मैक्सिमम कितना रन कर सकता हूँ? जितना टाइम क्वांटम है, तो मेरा 2 टाइम क्वांटम है, तो 4 यूनिट तक ये रन होगी। तो 4 यूनिट तक मैंने इसको रन किया, लेकिन इसका वर्स्ट टाइम 5 था, तो ये कंप्लीट तो नहीं हुई। तो यहाँ पर इसका जो रिमेनिंग वर्स्ट टाइम होगा उसको मैं नोट कर लूंगा। तो ये इसका रिमेनिंग वर्स्ट टाइम है 2। अब 4 यूनिट तक और कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं? तो यहाँ पर देखिए P4 और P5, इनका वर्स्ट अराइवल टाइम क्या है? 3 एंड 4। तो P4 और P5 भी अराइव होंगे। तो मैं इन दोनों प्रोसेस को क्यू में पहले पुटअप करूंगा, Q4 एंड Q5, P4 एंड P5, ये दोनों प्रोसेस को मैंने पुटअप किया क्यू में। अब P2 भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, रिमेनिंग टाइम 3 है। तो इसके बाद में प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम है, इसलिए मुझे इस प्रोसेस P2 को भी इस क्यू में पुट करना होगा, इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस को रन करना है? तो यहाँ पर देखिए P3 है, तो P3 को मैं पहले रन करूंगा। तो P3 प्रोसेस को मैंने यहाँ पर लिया गैंट चार्ट में। तो ये आपकी आ गई P3 प्रोसेस और P3 का मैंने वर्स्ट टाइम चेक किया तो कितना है? 2। तो 2 यूनिट इसका टाइम क्वांटम भी है, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। और P3 प्रोसेस जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसका वर्स्ट टाइम अब बचेगा 0, रिमेनिंग वर्स्ट टाइम।
तो P3 कंप्लीट अगर हो गई है तो मुझे इसको वापस क्यू में पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 यूनिट टाइम पर P3 कंप्लीट हुई, तो 6 यूनिट टाइम तक आपकी और कोई प्रोसेस अराइव हुई है क्या, ये भी चेक कर लें। तो देखिए P6 प्रोसेस अराइव हो चुकी है, तो P6 प्रोसेस को मैं पहले क्यू में रखूंगा और P3 को मैं यहाँ पर इस क्यू में इंसर्ट नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि P3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये चेक करूंगा कि नेक्स्ट कौन सी है, तो फिर से मुझे क्यू में देखना है, तो P1 को फिर से मैं रन करूंगा। तो ये P1 को मैंने फिर से रन किया, तो P1 को जब मैं फिर से रन करूंगा तो P1 को 2 यूनिट मैक्सिमम रन कर सकता हूँ। वॉच टाइम चेक कर लूँ मैं, P1 का कितना है 2, तो P1 का वॉच टाइम 2 है, तो P1 भी आपकी कंप्लीट हो गई क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट 2 यूनिट रन कर दिया। तो P1 को अब 8 यूनिट हो गया, अब कोई प्रोसेस तो अराइव हुई नहीं है, तो P1 कंप्लीट भी हो गई है, तो P1 का इसका जो वॉच टाइम कितना हो जाएगा 0। अब मुझे इसको P1 को इंसर्ट नहीं करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी होगी P4। तो P4 को मैं यहाँ पर रन करूंगा और P4 का मैं चेक करूंगा कि वॉच टाइम कितना है। वॉच टाइम P4 का है 1। तो देखिए मैक्सिमम किसी प्रोसेस को मैं टाइम कितना देता हूँ, 2 यूनिट्स मैक्सिमम दे सकता हूँ। और यहाँ पर P4 को केवल 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको मैं 2 यूनिट्स नहीं दूंगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मैक्सिमम 2 यूनिट दे सकता हूँ। तो P4 को मैं 1 यूनिट ही रन करूंगा और P4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको क्यू में इंसर्ट भी नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस फिर से आपको चेक करना है कौन सी रन होगी, तो P5। तो P5 को मैं रन करूंगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा P5 और P5 लिखने के बाद P5 का मैंने बस टाइम चेक किया कितना है 6, तो 6 2 यूनिट रन करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और P5 का ये जो आपका 6 है वो कितना बचेगा 4। अब P5 आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो मुझे इसको क्यू में इंसर्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया P5। नेक्स्ट कौन सी P2 तो P2 को मैंने रन किया, P2 का बस टाइम कितना है अभी 3, तो इसको 2 यूनिट में रन करूंगा तो ये हो जाएगा 13 और P3 का बस टाइम 3 है, तो 2 यूनिट ही रन हो सकता है, तो इसका रिमेनिंग बचेगा 1। तो P2 को भी मुझे, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो P2 को भी मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा क्यू के अंदर। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है P6। तो P6 को मैंने रन किया और P6 का मैंने चेक किया कि बस टाइम कितना है P6 का। P6 का बस टाइम आपका दिया हुआ है 3, तो इसको 2 यूनिट रन करूंगा और 2 यूनिट रन करूंगा तो 3 बस टाइम है, तो इसका भी एक रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा 1, तो मुझे इसको भी पुश करना पड़ेगा क्यू में। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस होगी P5। तो P5 को मैंने यहाँ पर रन किया और P5 को जब मैं यहाँ पर रन करूंगा तो P5 का बस टाइम चेक करूंगा कितना है 4, तो इसको भी 2 यूनिट मैक्सिमम रन कर सकता हूँ, तो ये हो गया 17 और P5 को मुझे फिर से क्यू में पुश करना होगा क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो P5 आपकी हो गई, तो यहाँ से 2 यूनिट ये कम हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने रन कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी P2। तो P2 को भी मैंने रन किया यहाँ पर, तो P2 को मैंने यहाँ पर रन किया तो P2 का बस टाइम मैंने चेक किया कितना है 1, तो 1 है, तो यहाँ पर 17 से मैक्सिमम 2 यूनिट दूंगा, लेकिन इसको एक ही की रिक्वायरमेंट है तो 18। तो P2 आपकी ये भी रन हो गई, तो P2 प्रोसेस को मैंने कंप्लीट कर दिया, तो P2 का ये 1 यूनिट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है, क्यू में ही चेक करना है आपको हर बार, तो P6। तो P6 का बस टाइम कितना है 2, तो P6 का बस टाइम 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 और P6 भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो P6 कंप्लीट हो गई तो मुझे इसको अगेन पुश करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग कौन सी बची P5, अब मैं P5 को कंप्लीट कर दूंगा, तो ये मेरी P5 प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप इसका बस टाइम कितना रिमेनिंग था P5 का, P5 का रिमेनिंग बस टाइम कितना है आपका, जो टाइम बचा हुआ है P5 का 2 यूनिट्स, तो ये आपका 22। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। अब इसका आपको कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कैसे करते हैं कैलकुलेट, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने चेक किया, तो सबसे पहले P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको कौन सी प्रोसेस P1 कहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब है कि 8 यूनिट पर आपकी प्रोसेस P1 कंप्लीट हुई। इसी तरीके से हम P2 P3 रिमेनिंग प्रोसेस का भी चेक कर सकते हैं, और जब CT निकल आता है तो हम यहाँ से TAT और WT कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मेथड होता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का, कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये वेटिंग टाइम भी आप निकाल सकते हैं। TAT का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT और WT का फॉर्मूला क्या होता है वेटिंग टाइम का, CT माइनस VT। तो इस तरह से आप
राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।